हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता था, लेकिन सोनम बहुत शरारती थी। वो जब भी बारिश में नहाती तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती। ऐसे ही एक दिन तेज बारिश होने पर वो अपनी माँ से जाकर पूछती है, माँ, तेज बारिश हो रही है, नहा के आऊँ क्या बारिश में? कितना प्यारा मौसम हो रहा है। मैं तो कहती हूँ आप भी चलो मेरे साथ। नहीं, सोचना भी मत। याद है ना पिछली बार जब तू बारिश में नहाई थी तो तुझे 102 बुखार हो गया था। चुपचाप जाकर टीवी देख। आई समझ? मैं तेरे और तेरे भाई राहुल के लिए पकोड़े बना कर लाती हूँ। आई बड़ी बारिश में नहाएगी। संध्या की बात सुनकर सोनम जाकर बाहर हॉल में अपने भाई के साथ बैठकर टीवी देखने लगती है और अपने मन को मार लेती है। जिसके कुछ देर बाद उसकी माँ सबके लिए चाय पकोड़े लेकर आती है, जिनको देखकर सोनम चिढ़ते हुए कहती है, माँ, बारिश में नहाने नहीं दिया, मेरा मन मारा, समझ आता है। अब पकोड़ों के साथ कॉफी तो दे देती। अरे उल्टी पैदा हुई थी क्या? जहाँ सारी दुनिया बारिश में चाय पकोड़े खाती है, तू कॉफी पकोड़े मांग रही है। माँ, आप तो जानती है ना कि मुझे चाय नहीं पसंद, मैं तो कॉफी ही पीऊंगी। अभी बना कर लाती हूँ। पर बनाएगी कैसे? बाहर बारिश आ रही है, चीनी खत्म हो गई है, अब जो है वही पी ले। कोई बात नहीं माँ, मैं बिना चीनी की कॉफी पी लूंगी, लेकिन कॉफी ही पीऊंगी। माँ जाने दो ना इसको जो पीना है पीने दो। इसके चक्कर में हमारे चाय और पकोड़े ठंडे हो रहे हैं। सोनम अपने भाई की बात सुनकर रसोई में जाकर अपने लिए ब्लैक कॉफी बनाकर लाती है और बाहर बैठकर उसकी चुस्की लेते हुए कहती है, वाह वाह, क्या आनंद है बारिश में कॉफी पीने का, मजा ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि आत्मा तृप्त हो गई मेरी। समय बीतता है, लेकिन सोनम की ये आदत नहीं बीत पाती। सोनम का मन बारिश में हमेशा कॉफी पीने का किया करता और वो एक बड़ा कॉफी का डब्बा राशन में मंगवाया करती। ना उसके अलावा खुद किसी को कॉफी पीने देती और ना खुद पीती जब तक बारिश ना आ जाए, जैसे उस डब्बे पर उसका मालिकाना हक हो। दिन बीतते हैं और एक दिन तेज आंधी के साथ बारिश का मौसम हो जाता है और संध्या प्यार से सोनम को कहती है, मौसम बहुत अच्छा है आज। सोनम, जब शाम की चाय बना ला। माँ, आपकी बेटी सोनम चाय नहीं कॉफी लवर है। कॉफी पीनी हो तो बात करो, बना के लाऊं? अच्छा बाबा ठीक है, तू कॉफी बना ला, बस जल्दी जा, मुझे भूख सी लगी है। संध्या की बात सुनकर सोनम रसोई में कॉफी बनाने चली जाती है, जिसके बाद वो बिना कॉफी लिए बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है और उसे खाली हाथ देखकर संध्या कहती है, अरे तू कॉफी लेने गई थी, यहाँ आकर खाली हाथ बैठ गई, क्या हुआ? माँ, मुझे बारिश में कॉफी पीने की आदत है और अभी बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश हुई नहीं है तो थोड़ा इंतजार कर लो। मैंने कॉफी बना कर रख दी है, बारिश आते ही मैं कॉफी मग में डाल कर ले आऊंगी। और अगर बारिश 2 घंटे तक ना हुई तो मैं आपके लिए चाय बना कर ले आऊंगी, लेकिन बिना बारिश के कॉफी नहीं पीऊंगी, ना किसी को पीने दूंगी। जिसके बाद सोनम सच में बारिश आने तक ना ही खुद कॉफी पीती है और ना ही किसी को पीने देती है। समय गुजरता है और बारिश का मौसम चला जाता है। सोनम ना खुद कॉफी पीती, ना किसी को पीने देती, बस कॉफी पीने के लिए बारिश का इंतजार करती। एक दिन ऑफिस से आते हुए उसे अपने एक ऑफिस का एम्प्लॉय प्रफुल्ल मिलता है, जो उसे रोकते हुए कहता है, आओ सोनम, घर जा रही हो ना? चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ करते हो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अरे आओ ना, वैसे भी ऑफिस में समय नहीं मिलता, यहाँ तुमसे थोड़ी बातें हो जाएंगी। इतना कहकर प्रफुल्ल अपनी गाड़ी का दरवाजा सोनम के लिए खोल देता है और सोनम उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है। दरअसल प्रफुल्ल सोनम को दिल ही दिल में पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। वहीं सोनम को भी प्रफुल्ल कुछ हद तक पसंद था और आज मौका पाकर प्रफुल्ल रास्ते में सोनम को कहता है, सोनम, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ। बस ये मत कहना कि मैं मोटी हो गई हूँ, क्योंकि कोई भी लड़की इस बात से बुरा ही मान जाती है। चलो बताओ क्या बात है। सोनम, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारे साथ एक कॉफी डेट पर जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास समय है और तुम भी मुझे पसंद करती हो तो घर जाने से पहले कहीं कॉफी शॉप पर बैठकर बातें करें। प्रफुल्ल, दरअसल मैं कॉफी तभी पीती हूँ जब बारिश आती है, इसलिए मैं नहीं चल सकती। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो साफ मना कर सकती थी, इतना गंदा बहाना क्यों लगाया? चलो खैर छोड़ो, मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। सोनम प्रफुल्ल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रफुल्ल बात का अलग ही मतलब निकाल लेता है।
जिसके बाद वो उसे घर छोड़कर अपने घर निकल जाता है। वक्त बीतता है और प्रफुल्ल सोनम के समझाने पर समझ जाता है कि सोनम कॉफी तभी पीती है जब सच में बारिश आए। ये उसकी जिद और आदत है। जिसके बाद दोनों कॉल्स पर घंटों बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के घर भी इस रिश्ते के बारे में बता देते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ दिन बीतने पर सोनम की छुट्टी वाले दिन अचानक तेज बारिश का मौसम हो जाता है और सोनम प्रफुल्ल से कॉल पर कहती है, प्रफुल्ल देखो ना, कितना प्यारा बारिश का मौसम है। क्यों ना आज बारिश में कॉफी वाली डेट मीटिंग भी कर लें। क्यों नहीं मेरी जान, मैं तो कब से तैयार हूँ। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुमको लेने आता हूँ। बारिश आएगी तो तुम्हारा आना मुश्किल होगा। नहीं, मैं आ जाऊंगी, तुम मुझे डायरेक्ट कैफे में मिलना। इतना कहकर सोनम कॉल कट कर देती है। जिसके बाद वो अच्छे से तैयार होकर प्रफुल्ल से मिलने निकलने लगती है कि अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वो मन ही मन कहती है, अरे ये क्या, थोड़ा रुक के आ जाती, जब मैं और प्रफुल्ल साथ बैठे होते। अब इतनी बारिश में कैसे जाऊं? जिसके बाद सोनम एक छाता लेकर बाहर निकलने लगती है कि तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, अरे बाहर इतनी बारिश आ रही है, कहाँ जा रही है? फिसल जाएगी, घर में ही बैठ जा। माँ, प्रफुल्ल से मिलने जा रही हूँ, टाइम से आ जाऊंगी, जाने दो। इतना कहकर सोनम बारिश में छाता लेकर निकल जाती है, लेकिन तेज बारिश और कीचड़ की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में जा गिरती है और उसके पैर पर हल्की सी मोच आ जाती है। वो किसी तरह लंगड़ाते हुए घर आकर कपड़े बदलकर बिस्तर पकड़ लेती है और प्रफुल्ल को कॉल पर सब बता देती है। जिसके कुछ देर बाद उसके घर की घंटी बजती है और संध्या दरवाजा खोलती है तो सामने प्रफुल्ल खड़ा होता है और वो संध्या को देखकर कहता है, आंटी, वो आज मैं और सोनम कॉफी डेट पर मिलने वाले थे, लेकिन बारिश की वजह से मिल नहीं पाए, तो मैं यहाँ उससे मिलने आ गया। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, तुमसे मिलना भी हो गया। जाओ मिलाओ, उसके कमरे में है वो। बारिश में कॉफी पीने के चक्कर में पैर में मोच लगवा कर बैठी है। ठीक है आंटी, मैं मिलाता हूँ। ठीक है बेटा, इतने में मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। आंटी, अगर आप बुरा ना माने तो चाय की जगह कॉफी मिलेगी। संध्या ये सुनकर मुस्कुराते हुए रसोई में चली जाती है और प्रफुल्ल सोनम के कमरे में जाकर प्यार से कहता है, देखो बाहर कितनी तेज बारिश है। मैंने बोला था ना मैं तुमको लेने आ जाऊं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम फिक्र मत करो, मैंने आंटी को बोलकर कॉफी बनवा दी है। अब इस बारिश के मौसम में तुम और मैं दोनों बैठकर साथ कॉफी पियेंगे और मेरा वादा है तुमसे, शादी के बाद जब जब बारिश होगी हम दोनों साथ बैठकर कॉफी पिया करेंगे। ओके ना? सच में प्रफुल्ल, तुम कितने अच्छे हो। मैं खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। जिसके बाद सोनम प्यार से प्रफुल्ल को गले लगा लेती है और कुछ देर बाद जब संध्या कॉफी लेकर आती है तो तीनों साथ बैठकर बारिश में कॉफी पीते हैं। जिसके बाद थोड़ा समय बीतने पर प्रफुल्ल अपने घर के लिए निकल जाता है और जब दोनों की शादी हो जाती है तो प्रफुल्ल और सोनम जब जब बारिश होती तो साथ बैठकर ही कॉफी पिया करते और इस तरह हमारी बारिश में कॉफी पीने वाली सोनम हमेशा चाय की जगह बारिश में कॉफी ही पीती। शंकर अपनी बीवी तापसी के साथ अपनी बहन गंगा की सगाई की तैयारियों के लिए एक ज्वेलरी शॉप में जाता है, जहां गंगा और तापसी कुछ ज्वेलरी देखने लगती हैं। तभी शंकर को एक फोन आता है और वो शॉप से बाहर जाकर फोन पर किसी से बातें करते हुए बोलता है, क्यों री, क्यों मुझे इतना तंग कर रहा? मैं तुझे बोली ना एक बार शंकर नहीं आएंगे, क्यों पीछे पड़ा है? हलकट, अच्छा अब चल रख, मुझको शॉपिंग करने दे। शंकर फोन रखकर अंदर जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक पार्लर पर पड़ती है और वो पार्लर के अंदर जाकर पार्लर वाली से कहता है, अरे सुनना, मुझे एक बहुत बड़े फंक्शन में जाना है, मुझको अच्छे से बिंदी लिपस्टिक ला के तैयार कर दे ताकि मैं फंक्शन में सबसे सुंदर लगूं। क्योंकि पार्लर वाली उनको जानती थी, इसीलिए वो शंकर का ऐसा रूप देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है और जल्दी से तापसी को फोन करके उसे अपने पास बुला लेती है। तापसी और गंगा के आते ही शंकर बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है और उस पार्लर वाली से बोलता है, अरे अरे तुम पैसों की टेंशन मत लो, मेरी तो बस एक ही बहन है और मैं ये चाहता हूँ कि वो कल परी जैसी दिखे। अरे तुम दोनों यहाँ आ गई,
मैं तो इनसे बात करके आ ही रहा था। पर इन्होंने तो मुझे फोन कर कर बोला कि सर आए हैं, एक बार आप दोनों आकर पहले अच्छे से बता देती कि मैं कौन सा मेकअप करूं, बस इसलिए। पर तुम फोन पर तो कुछ और कह रही थी और अब कुछ और कह रही हो। नहीं, मैं बस यही बोल रही थी। पार्लर वाली शंकर का बदलता बर्ताव देखकर सब कुछ समझ जाती है और उस टाइम बातों को घुमाकर उसे जाने देती है। तीनों शॉपिंग करके घर जाते हैं, जहाँ पर कुछ साड़ियाँ दिखाने वाला घर में आया होता है और सभी घर वालों के साथ वो तीनों भी बैठकर साड़ियाँ पसंद करने लगते हैं। ऐसे में एक बनारसी साड़ी पर शंकर की नजर पड़ती है और वो साड़ी को पकड़कर बोलता है, कब से ऐसी ही साड़ी ढूंढ रही थी मैं, आज मिली है जाके। एक काम करो भैया, इसको पैक कर दो जल्दी से। अरे अरे नहीं, रुको तुम, मैं यही ट्राई करके देखती हूँ। भैया भैया क्या हुआ आपको? शंकर, आजकल आप कैसी हरकतें कर रही हैं? आखिर आपको हुआ क्या है? मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। क्या मैं अपनी बहन के लिए साड़ी पसंद नहीं कर सकता? ये साड़ी मैंने गंगा के लिए ली है और उसी को ट्राई करने के लिए दे रहा था मैं तो। ओह, मुझे लगा। क्या लगा? कुछ नहीं। गंगा, तुम एक काम करो, ये कुछ साड़ियाँ हैं, देख लो, तुम्हें जो पसंद हो मुझे बता देना। गंगा शंकर के हाथों से साड़ी लेकर उस साड़ी को साइड में रखकर दूसरी साड़ी पसंद करने लगती है। तभी शंकर उस साड़ी को ले जाकर एक औरत की तरह तैयार होकर सभी के सामने आता है और उन सबके सामने ताली बजाकर उनसे कहता है, अरे बता कैसी लग रही मैं? शंकर, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है आपने? घर में इतने सारे मेहमान हैं, कल गंगा की सगाई है और आप इस तरह से कर रहे हैं। ए, तू चुप करना और ये बता, इस साड़ी में कैसी लग रही मैं? तू छोड़, ए गंगा, तू बता कैसी लग रही हूँ मैं? इतना बोलकर शंकर पूरे घर में ताली बजा बजा कर घूमने लगता है और थोड़ी ही देर के बाद वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। रात को जब शंकर होश में आता है तो सभी लोगों के साथ नीचे खाना खाने के लिए टेबल पर बैठकर वो अपनी बीवी से कहता है, तापसी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और भूख भी लग रही है। जल्दी से खाना लगा दो, खाकर सर दर्द की दवाई लेकर थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगा, शायद थोड़ा आराम मिल जाए। आपको हो क्या गया है? आप औरतों की तरह चूड़ियाँ पहनकर और ये ताली बजा बजा कर क्यों घूम रहे हैं पूरे घर में? अरे ये सब क्या बोल रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? गंगा, समझा ना अपनी भाभी को। मुझे तो लगता आज इसने मेरी बोतल में से थोड़ी सी चढ़ा ली है। जी, चढ़ाई मैंने नहीं, चढ़ाई तो आपने है, वो भी पता नहीं कौन सी, कि नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपको ये तक होश नहीं है कि आप एक लड़की बनकर घूम रहे हैं पूरे घर में। अरे पार्लर वाली को भी आपने जाकर कहा कि अच्छा सा मेकअप कर दो, मेरे घर में फंक्शन है, कभी साड़ी लपेट कर पूरे घर में घूमे जा रहे हो। आखिर आपको हुआ क्या है, बताइए मुझे। अपनी बीवी की बात सुनकर शंकर को कुछ समझ नहीं आता कि उसे ये सब क्या और किसके बारे में बातें कर रहे हैं। तभी शंकर के पिता देव उसके पास आते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे बोलते हैं, देख बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी हो गई है, इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता और कुछ ही दिनों में तेरी बहन भी यहाँ से चली जाएगी और अगर तेरी इन हरकतों के बारे में किसी को पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे? हैरी बुड्ढा बड़ा रंगीला हो रो है, शर्म ना आती तुझको एक गैर औरत को छूते हुए? इतना बोलकर वो देव को धक्का मारकर खुद से दूर कर देता है। साथ ही गंगा से वो कहता है, देख कैसे पड़ो बुड्ढो सांड की तरह। ये बोलकर शंकर एक बार फिर से उसे मारने जाता है, पर तापसी बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और फिर कहती है, कौन हो तुम? क्या चाहती हो मेरे पति से? मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज उन्हें छोड़ दो। अरे घनी समझदार है तू तो। चल मैं तेरे सारी बातों का जवाब देती हूँ। मैं एक हिजड़ा हूँ और मेरा नाम है चंदा। तेरे पति ने कुछ नहीं किया तो तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे शंकर मिला। तो तुम इनको क्यों परेशान कर रही हो? मैं न तंग कर रही किसी को, मैं तो अपनी मौत का बदला लेना आई हूँ और गंगा को उस हैवान से बचाने आई मैं जिससे कल इसकी सगाई हो रही। तुम्हारा मतलब क्या है? जिससे कल तेरी सगाई हो रही ना, उन लोगों ने मिलकर मुझे मार डाला क्योंकि मैंने उनको जमीन ना दी अपनी। हम सारे हिजड़े रहते वहाँ एक साथ
अगर वो जमीन उनको दे देती तो हम कहाँ जाते। ये समाज इतना भलो चंगो ना है जो हम जैसे हिजड़ों की मदद करे, कोई ना पूछता मोको। तो तुम अपना बदला उनसे जाकर लो ना। मेरे शंकर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उनका शरीर त्याग दो। और मैं ना कर रही कुछ, शंकर को क्यों टेंशन ले रहे तुम सब। मैं तो अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ। इसके बाद मैं शंकर के शरीर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी अपने देश। उसके बाद वो अपनी मौत के बारे में भी सब बताती है कि आखिर किस तरह उन गुंडों ने एक एक करके लोहे की रॉड से मार मार कर आखिरी सांस लेते हुए रोड पर ही मरने के लिए छोड़ दिया था। तब शंकर वहाँ आया और उसने उसकी मदद की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो वहीं पर ही अपना दम तोड़ चुकी थी। तो बस तू अपना मुंह बंद कर ले। उसकी ये धमकी सुनकर सभी डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। अगले दिन लड़के वाले गंगा के घर सगाई के लिए आते हैं और घर में कोई तैयारी ना देखकर जैसे ही वो कुछ बोलने वाले होते हैं तभी चंदा सबके सामने आती है और उसको देखकर उनको सब कुछ याद आ जाता है। वो सब चंदा से माफी मांगने लगते हैं, पर चंदा किसी की भी नहीं सुनती और उनका गला दबाकर अपनी मौत का बदला ले लेती है। साथ ही उसके बाद शंकर का शरीर भी छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है और शंकर अपने परिवार के साथ एक बार फिर से खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।